सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कोल इंडिया के नए चीफ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। तो अभी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि लोक उद्यम चयन बोर्ड ने सेंट्रल कोलफील्ड के जो सीएमडी हैं पोलावरापू प्रसाद, इनको कोल इंडिया का अगला एमडी सीईओ के रूप में अभी नियुक्त किया है। कोल इंडिया, इसकी स्थापना होती 1975 में और मुख्यालय मिलेगा आपको कोलकाता में। आप जानते हो कोयला खनिक दिवस यानी कि कोल माइनर्स डे कब मनाते हैं? 4 मई को। अच्छा यूं बताओ कोल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? झारखंड के धनबाद को। और आपको याद होगा केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? हैदराबाद में। वैसे अभी फिक्की के महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन बने? शैलेश पाठक। अभी 28वें नंबर के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि महालेखा नियंत्रक कौन बने? एसएस दुबे। और प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने? राजेश मल्होत्रा बने। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बचपन में हमारी बॉल एक बार पड़ोस वाली आंटी के घर चली गई। जब मैं बॉल लेने गया तब मैं थोड़ा डरा हुआ था, पर आंटी तो खुद ही बॉल। प्रधान महानिदेशक कौन बने? राजेश मल्होत्रा बने। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मार्क निकोलस को। तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं मार्क निकोलस, जिनको मैरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष चुना गया है। वे स्टीफन फ्राई की जगह लेंगे। आप जानते हो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। और अभी यूईएफए यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने अलेक्जेंडर सेफरीन। आपको बता दूं पहला जो आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच है वो 1877 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। किस किस के बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और पहला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 1971 में मेलबर्न में ही खेला गया था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ही बीच। वैसे आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है। बीसीसीआई की स्थापना होती है 1927 में, मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर। आपको याद है अभी 5 भारतीय खिलाड़ियों को एमसीसी की आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई। और वो 5 भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। ये करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उन्होंने ताड़ी निकालने वालों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, उसी का नाम है ये गीता कार्मिकुला बीमा योजना। तो इस गीता कार्मिकुला बीमा योजना में ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। ताड़ी मतलब समझ गए ना? साउथ में जो नारियल के पेड़ होते, लंबे लंबे पेड़ होते, तो उसमें आप ऊपर चढ़ता है एक इंसान, उसकी कमर पे 2-3 बड़े बड़े मटके लटके हुए रहते हैं, ऊपर जाकर के वो उनमें से रस निकालता है, उन मटकों में भरता है। बहुत रिस्की वाला काम होता है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि ताड़ी निकालने की प्रक्रिया में खजूर के पेड़ों से गलती से अगर गिरने पर उन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, मतलब उनके परिवार का जो मेन सदस्य था, जो उनकी रोजी रोटी कमाता था, पैसे कमाता था, उनका घर परिवार चलाता था, तो उनकी दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे परिवारों को सहयोग देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। 5 लाख रुपए का बीमा कवर है, ये पॉइंट ध्यान रखना। बात यहाँ पे तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो इसकी कैपिटल हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब बना था? 2 जून 2014 को। अच्छा पहले तो मैं हैदराबाद से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करवा दूं। जैसे कि अभी हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। और किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन हुआ? हैदराबाद में। और भारत में पहली बार फॉर्मूला ई प्रिक्स का आयोजन हुआ? हैदराबाद में। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद का एक स्टार्टअप है खेती, जिसे मिला 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार।
हैदराबाद में आपको भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान भी मिलेगा। वैसे बाजरे को हम श्री अन्न बोलते हैं। तो इसी के लिए मतलब जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, इसे इसके उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर के रूप में भी घोषित किया गया। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब का स्थापित हुआ हैदराबाद में ही। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क मिलेगा आपको हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मिलेगी आपको। ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची है ये। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय भी खुला है हैदराबाद में ही। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये भी खुला है हैदराबाद में। मुख्यमंत्री कौन? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन? तमिलिसाई सौंदरराजन। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो है। 39 नंबर के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये आपको हैदराबाद में मिलेगी, जो कि है रामप्पा मंदिर। और तेलंगाना में रायथू बीमा योजना भी शुरू की गई थी किसानों के लिए। दलित बंधु योजना हो गया, कल्याण लक्ष्मी योजना, ये सब यहीं की है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना कि अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ही हैदराबाद में अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। हुसैन सागर झील के किनारे है, जिसकी हाइट 125 फुट है। हुसैन सागर झील, ये भी प्रश्न बनता है, ये कहाँ पर है? यहीं पर है हैदराबाद में। ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा वायनाड। तो केरल का वायनाड जिला ये स्वच्छ भारत मिशन की ODF प्लस रैंकिंग में पहले स्थान पे आ गया। और इस तरह से ये ODF प्लस घोषित होने वाला देश का पहला जिला बन गया है। मतलब वायनाड ने ODF प्लस रैंकिंग में पूरे 100 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र का मंचेरियाल है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का अनूपपुर है। और इससे पहले वायनाड ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। और केरल से याद आएगा, पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य यह भी केरल बना है। और अभी GI रजिस्ट्री के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में किस राज्य के उत्पादों को सबसे ज्यादा GI टैग मिला? तो भी आंसर होगा केरल। चलो बताओ, एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना किसने शुरू की? केरल ने। अभी भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू हुई केरल में, केरल के कोच्चि में। जल मेट्रो मतलब एक तरह की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट है ये। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे शुरू हुई? ये भी केरल में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना? केरल का कोल्लम जिला। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने किसे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया है? तो आंसर होगा P कृष्णा भट्ट को। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज P कृष्णा भट्ट को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया है। भारतीय बास्केटबॉल संघ स्थापना होती है 1950 में, मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। आप जानते हो अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? सहदेव यादव। और मोहम्मद जलूद अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने, जबकि मोहम्मद तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। चलो एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, होमवर्क प्रश्न। अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? नाम बताओ, इंपॉर्टेंट नाम है। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मई को। तो हर साल मई के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस बार हमने इसको 2 मई को मनाया। शुरुआत तो 1998 में हुई थी इसकी। मेन बात करें इसकी थीम क्या है? केयर फॉर ऑल। एक प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि अस्थमा में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने पढ़े ना, 3-4 डेज पढ़े हमने, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके। How to make and withdraw profit at Olim Trade. To make a deposit, I go to मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने पढ़े ना, 3-4 डेज पढ़े हमने, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। हर बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आज आप मुझे रिवाइज कराओ लिख करके। बाकी आप जानते हो कैंसर डे कब मनाते हैं हम? 4 फरवरी को। TB डे, ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को। हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाते हैं। मलेरिया डे अभी 25 अप्रैल को मनाया। और एड्स डे ये हम 1 दिसंबर को मनाते हैं।
तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मिशेल डगलस को। और कौन से नंबर का है इस बार? ये 76 नंबर का है। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होता है? फ्रांस में। और आपको याद हो तो पिछले साल इसमें जूरी सदस्य के रूप में किस भारतीय एक्ट्रेस को शामिल किया गया था? दीपिका पादुकोण को। और इस बार याद रखना, माइकल डगलस को मानद पाल्मे डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है इसमें। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो अभी 68 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स जो हुए, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गंगूबाई काठियावाड़ी को। बेस्ट एक्ट्रेस रही है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर भी इसी मूवी के हैं संजय लीला भंसाली। जबकि बेस्ट एक्टर रहे राजकुमार राव बधाई 2 मूवी के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे अभी जो ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में दिए गए, 95 नंबर का संस्करण था। बेस्ट फिल्म रही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस है मिशेल योह इसी मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर है इसी मूवी की डैनियल क्वैन। बेस्ट एक्टर है ब्रैंडन फ्रेजर द वेल मूवी के। और इस बार जो बाफ्ता अवार्ड्स हैं 76 नंबर का ही वो भी संस्करण है। और आप देख रहे हो 76 नंबर के ही कांस फिल्म फेस्टिवल भी है। तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस है कैट ब्लैंकेट टार मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर है ऑस्टिन बटलर एल्विस मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर है एडवर्ड बर्जर इसी मूवी के ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के। तो ध्यान रखना, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज करा है, यहाँ पे ध्यान रखना। और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दिया करें। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज करके अपलोड कर देते हैं, वहीं पे पीडीएफ पे आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पे पहली बार है तो क्रैक एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली और हर महीने के टॉपिक वाइज वीडियोज अपलोड होते हैं। जो भी चाहिए प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना, मिल जाएगा। अभी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उड़ीसा ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन को कब तक के लिए बढ़ा दिया? यानी कि कब तक ये इसके स्पॉन्सर और कर रहा है? तो आंसर होगा 2033 तक। आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, उड़ीसा सरकार, इसने भारतीय हॉकी टीम, चाहे वो पुरुषों की हो चाहे महिलाओं की हो, तो भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रही है। ये 2018 में इसने स्पॉन्सर किया था 2023 तक के लिए। अब 2023 भी आ गया, तो अब उड़ीसा सरकार ने इस स्पॉन्सरशिप को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, यानी कि 2033 तक। और उड़ीसा सरकार, याद रखना, किस कंपनी के तहत इसे स्पॉन्सर कर रही है? भाई कोई ना कोई कंपनी के थ्रू कर रही है। जैसे कि आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है टाटा, तो आप कहते हो ना टाटा आईपीएल, तो उसी तरह से उड़ीसा सरकार किस कंपनी के तहत इसे स्पॉन्सर कर रही है? तो उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत भारतीय हॉकी टीम को ये स्पॉन्सर कर रही है। और अब उड़ीसा सरकार 2033 तक कितना रुपया खर्च कर देगी? 434.12 करोड़ रुपीस। उड़ीसा को तो हम कई बार रिवाइज करते हैं, हॉकी से संबंधित कुछ प्रश्न आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी आपको याद हो तो एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि अभी जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, अभी भारत में हुआ था, 15वां संस्करण था उड़ीसा में, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था इसीलिए। और उसमें प्रथम स्थान पे जर्मनी था, दूसरे पे बेल्जियम था। अभी एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर बनी थी सलीमा टेटे, हॉकी प्लेयर हैं ये। और हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? हार्दिक सिंह को। जबकि महिलाओं में सविता पूनिया को। अभी भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, बिरसा मुंडा उसका नाम हो गया है, बिरसा मुंडा जी के नाम पे। अच्छा, एक और प्रश्न बताओ, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किनके नाम पे रख दिया गया? रानी रामपाल के नाम पे। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच भी बन गए हैं, क्रेग फुलटन नाम है, साउथ अफ्रीका से वो। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि लेह लद्दाख में हुई थी, उसको किसने जीता? आईटीबीपी ने, लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? दिलीप तिर्की है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है मोहम्मद तैयब इकराम। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया है? तो आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
तो वैसे तो नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे इस रिपोर्ट में क्या बताया गया होगा कि फ्यूचर में जॉब्स कैसी होंगी, किस सेक्टर में जॉब बढ़ेगी, किस सेक्टर में जॉब घटेगी, ये सब कुछ होगा इसमें। तो पहले तो ये याद रखना कि इस रिपोर्ट को, जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, जिसमें बताया गया कि दुनिया भर की 8.3 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जबकि 6.9 करोड़ नौकरियों का निर्माण होने का अनुमान लगाया गया। और भारत के लिए भी बताया गया कि इसमें 61% भारतीय कंपनियां सोचती है कि ESG मानकों के व्यापक अनुप्रयोग से नौकरियों में बढ़ोतरी होगी। ESG मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। और डिजिटल कॉमर्स से रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि होगी। ये सब इस डेटा में बताया, इस रिपोर्ट में बताया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, स्थापना होती है इसकी 1971 में। हेडक्वार्टर है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। और इसके संस्थापक कौन थे? क्लॉस स्वैब। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को भी जारी करता है, ये ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट को भी जारी करता है, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले यानी कि हाईएस्ट पेड एथलीट्स की सूची जारी की है, जिसमें जो फुटबॉल प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल से हैं, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले प्लेयर हैं। दूसरे नंबर पे हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, और तीसरे नंबर पे हैं फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे। और इन तीनों के नाम से एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, फुटबॉल से संबंधित वो प्रश्न हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों फुटबॉल प्लेयर हैं। अभी जो मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, कतर में हुआ था 22वां संस्करण, फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था। आपको पता है अर्जेंटीना जीत गया था फ्रांस को हरा के। मेरा प्रश्न ये है कि उसमें गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड और गोल्डन ग्लव अवार्ड ये किसे किसे मिला, ये बताओ आप। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि कोयला खनिज दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 4 मई को। फिर आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो 3 ईरानी महिलाएं पत्रकार हैं, नाम है नरगिस मोहम्मदी, एलाह मोहम्मदी और नीलोफर हमीदी। फिर आपसे पूछा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, लुका ब्रेसल ने। फिर आपसे पूछा किस संस्था के द्वारा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को जारी किया जाएगा, वर्ल्ड बैंक आंसर होगा। फिर आपसे पूछा दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने, बालकृष्णन मणिकांतन। फिर आपसे पूछा रणजीत गुहा का निधन हो गया, वे क्या थे, इतिहासकार थे। फिर आपसे पूछा ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड नाम से रिपोर्ट को किसने जारी किया, यूनिसेफ ने। फिर बताइए वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, आशुतोष दीक्षित को। अगला प्रश्न बताइए मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन किसने किया इस बुक का, तो आंसर होगा अमिताभ कांत ने। और अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा पंडित रामकिशन को, समाजवादी पार्टी से हैं ये। और एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, सेशन अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना प्लीज़। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करना। अब होमवर्क प्रश्न हम देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया, तो आंसर होगा नेपाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।